हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा को वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पर चर्चा को छोड़कर गए थे। फटाफट से सभी को खत्म करते हैं और बेटा आज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। होपफुली कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों हम केस स्टडी कर रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बाकी देखते हैं। ठीक है जी। और 3 तारीख के आसपास पास्ट ईयर क्वेश्चन भी खत्म हो चुके होंगे, 2 या 3 तक। देखते हैं तो फिर हम आखिरी चैप्टर पर चर्चा शुरू कर देंगे। बेटा, सेबी में ना एक टॉपिक मेरे पास पेंडिंग है और एक फंक्शन में छोड़कर गया था। प्रोटेक्टिव फंक्शन में थर्ड हेडिंग प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड शायद मैं छोड़कर गया था। ठीक है जी, एक बार थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं और फिर सेबी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। सामने देखना पुत्र सब। बेटा अच्छा, एक बात सोचो। आज कोई कंपनी ईयर 2025 में 9% डिवेंचर इशू करती है। 9% डिवेंचर, और ये डिवेंचर है 1 करोड़ रुपए के। ठीक है जी, यानी कि 100 लाख रुपए के। ठीक है जी, 9% डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी 100 लाख रुपए के, यानी कि 1 करोड़ रुपए के। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आज 9% इंटरेस्ट रेट एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है या नहीं? जहां बैंक एफडी आपको 6.5, 6, 6, 7 इतना इंटरेस्ट देती है, 9% तो काफी अच्छा खासा रेट है। लेकिन बात यह है कि ये डिवेंचर 20 साल के लिए इशू हो रहे हैं। ईयर 2044 में ये सफिशिएंट होगा? 9% शायद नहीं होगा, है ना। 9% बहुत कम लग रहा होगा अगर आप आज से 20 साल के बाद सोचो, शायद बहुत कम लगेगा आपको। तो बेटा सेबी ना आपका ध्यान भी रखती है, डिवेंचर का भी ध्यान रखती है, डिवेंचर होल्डर्स का। मैं कहूं बेटा, कंपनी ने ना 2040 में, आज से 15 साल बाद, नए डिवेंचर इशू करे और इनका इंटरेस्ट रेट है 14%। 14% डिवेंचर इशू करती है। तो सेबी ना आपका ध्यान ऐसे रखती है, सेबी फोर्स करती है कंपनी को, अगर आप कोई नए डिवेंचर इशू कर रहे हो एक नए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो पुराने डिवेंचर होल्डर को भी ये नया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो जितना भी रिमेनिंग टाइम पीरियड है। ठीक है ना जी, ताकि उनका ध्यान रहे। तो ये है प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड। ठीक है जी। अब आगे बढ़ जाते हैं। बेटा एक टॉपिक सेबी में बचता है मेरे पास, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस में आपको नहीं पता तो ध्यान रख लेना, आप गेस कर सकते हो यहाँ पर। और वो गेस सिर्फ एक ही होना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, इंडिया में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है उसका 90% कंपनी अकेले मुंबई से रजिस्टर्ड है। दैट्स व्हाई मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपका गेस भी बहुत एक्यूरेट हो जाएगा, काम करेगा। ठीक है जी। अब बेटा सेबी से रिलेटेड मुझे एक बात बोलनी है आपको। आपको पता है बेटा कि सेबी का हेड ऑफिस कहां पर है? अगेन मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो आप गेस कर सकते हो। अगर 90% कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई है तो सेबी को किस लिए बनाया गया होगा, कहाँ बनाया गया होगा? तो इन्वेस्टर का मनी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। कहां पर बनाया गया होगा? मुंबई बनाया गया होगा। ठीक है जी। अब सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? थर्ड लाइन से हम पढ़ना शुरू करते हैं हमेशा इस टॉपिक को, और वहां पर लिखा है सेबी हैज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बेटा सेबी को ना 5 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है और इसको लीड करते हैं कोई ना कोई सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है जी। आपके लिए सहूलियत की बात यह, आपको ये नहीं बताया कि सेबी को कौन कौन से 5 डिपार्टमेंट में बांटा गया। ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट जरूर होगा ना, कस्टमर सर्विसेज की सपोर्ट की बात होगी, ऑब्वियसली। ठीक है ना जी बेटा। अब सेबी को 5 डिपार्टमेंट में बांटा गया, सब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीड करते हैं इसको। मेन ऑफिस इसका हेड ऑफिस मुंबई है। साथ ही साथ बेटा सेबी ने अपने रीजनल ऑफिस भी खोले, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। देखो लिखा हुआ है ऐसा, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। समझदार को इशारा काफी, ये खोलने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? पुराने जमाने में ईमेल का जमाना नहीं था, पुराने जमाने में कॉलिंग का भी जमाना नहीं था, सबके पास मोबाइल फोन नहीं थे। पुराने जमाने में लोग आपको चिट्ठियां लिखा करते थे कंप्लेन करने के लिए, लोग आपके ऑफिस में विजिट करते थे कंप्लेन करने के लिए। अब यार खुद सोचो, जम्मू एंड कश्मीर में बैठा हुआ एक आदमी, उसके साथ एक फ्रॉड हो गया और आपका ऑफिस है सिर्फ मुंबई। अब वो सोचता था कि मैं मुंबई आना जाना करूंगा, मेरे तो आने जाने में 5-7 हजार रुपए खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है 3 हजार रुपए का, छोड़ मैं कंप्लेन करता ही नहीं। ऐसे बहुत सारी
कंप्लेंट्स बेटा अनआंसर्ड रह जाती थी। ठीक है जी, बहुत सारे लोग कंप्लेन ही नहीं कर पाते थे। सेबी ने इस चीज को रियलाइज करा और पूरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कवर करने के लिए 4 ऑफिस खोल दिए। भाई नॉर्थ कवर करना है दिल्ली है, साउथ कवर करना है चेन्नई है, ईस्ट और वेस्ट के लिए मुंबई कोलकाता है। उन्होंने इसी प्लान के साथ ये 4 ऑफिस खोले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी। इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ जब शुरू होता है तो बोलता है सेबी के पास 2 एडवाइजरी कमेटी भी है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी एंड सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। बेटा कौन कौन लोग काम करते हैं प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी में? कुछ बेटा मार्केट से रिटायर्ड लोग, कुछ बेटा जो शेयर ब्रोकर थे कभी आज रिटायर हो चुके हैं, ब्रोकरशिप सरेंडर कर चुके हैं वो, कुछ मार्केट के एमिनेंट पर्सन, ये लोग प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होते हैं सेबी के। बेटा दीज कमिटीज आर नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर, ये कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कमेटी बनाना। यानी कि बेटा जब आप सेबी लॉ पढ़ोगे, सेबी एक्ट 1992 पढ़ोगे, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन कमेटी को बनाना जरूरी है। ये नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर है, मतलब लॉ के हिसाब से नहीं है, बस सेबी ने बना लिया क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी नेचर है। दैट्स व्हाई सेबी इज नॉट बाउंड बाय देयर एडवाइस। सेबी इनके एडवाइस से बाउंड नहीं है। सेबी को अच्छी लगे एडवाइस मान सकता है, अच्छी ना लगे छोड़ सकता है। अगर ये स्टैट्यूटरी होती, लॉ में लिखा होता कि आपको इन कमेटी को बनाना पड़ेगा, तो बेटा फिर सेबी इनके एडवाइस से बाउंड हो जाता। क्योंकि लॉ में नहीं लिखा इसलिए सेबी इनके एडवाइस से बाउंड नहीं है, बस एडवाइस के तौर पे लेता है, समझ आ गई इंप्लीमेंट नहीं आई छोड़ दिया। ठीक है जी। बेटा ये 5 तरीके के एडवाइस करते हैं सेबी को, 5 बातें लिखी गई है कि क्या क्या एडवाइस करते हैं। ठीक है जी। और पहली एडवाइस पढ़ना क्या है बेटा? टू एडवाइस दैट सेबी रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट। अब बाबू समझ तो आ ही गया होगा स्पेसिफिकली एडवाइस कौन देता होगा। ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी देती होगी कि आप डेवलपमेंट करो प्राइमरी मार्केट का और अच्छे लेवल पे। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट के रिगार्डिंग एडवाइस आती है। ऑब्वियसली कौन देता है ये भी पता है मेरे को। ठीक है नहीं जी। उसके बाद 3 पॉइंट पर मैं और चर्चा कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए पहले मेरी तरफ देखो बेटा। अब ना 3 पॉइंट में से ना 1-2 जगह पर की ना स्टार्टिंग ये है टू एडवाइज द बोर्ड, टू एडवाइज द बोर्ड। अब ये बोर्ड का मतलब कुछ और नहीं, सेबी से ही है, क्योंकि सेबी की फुल फॉर्म ही क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर ये वर्ड लगाया जा रहा है तो वो सेबी के लिए लगाया जा रहा है, पहले तो ये समझो। ठीक है जी। अब तीसरे पॉइंट में यही लिखा है कि आप मार्केट में ना बेटा जितने भी ब्रोकर इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट सख्त कर दो, यानी कि उनके ऊपर रेगुलेशन बढ़ा दो। और ये एडवाइस प्राइमरी मार्केट भी कर सकती है, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी भी कर सकती है, कि कोई भी ब्रोकर भागने ना पड़े। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंपनीज के ऊपर ना बेटा जो डॉक्यूमेंट रिवील करने की रिक्वायरमेंट है या इंफॉर्मेशन रिवील करने की रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा और बढ़ा दो ताकि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। बेटा बहुत सारी कंपनीज के ऊपर ना हर चीज रिवील करने की, हर चीज डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट सभी लगाता चला जा रहा है। ये कर रहे हो ये भी डिस्क्लोज करो, ये कर रहे हो ये भी डिस्क्लोज करो। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बेटा कोई कंपनी फरार ना हो जाए, चुपचाप पैसे अंदर करके फरार ना हो जाए। ठीक है जी। ये एडवाइस भी कौन कर रहा है? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कमेटी। ठीक है जी। और बाबू इसके अलावा एक आध एडवाइस और भी है कि आप लीगल फ्रेमवर्क में इस तरीके से चेंज करते रहो कि सिस्टम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता चला जाए। ठीक है जी। मतलब लॉ को बदलते चले जाओ धीरे धीरे, और मतलब कुछ भी छुपा ना पाए कंपनी, कुछ भी ब्रोकर इंटरमीडियरी ना छुपा पाए, ऐसे कर दो बस सिस्टम को। ये है कुछ एडवाइसेस। ठीक है जी। आपको ये बता देता हूँ बेटा, अगर सबसे अनइम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक है पूरे सभी में तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। पहले आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो जाता है इस वजह से मैंने ये बात बिल्कुल लास्ट में बोली। पर बेटा बुरा वक्त हो ना कुछ भी पेपर में आ जाता है। एक बार ये भी आया पेपर में पिछले 10 साल में, एक बार आया है। ठीक है जी। तो बाबू अब तैयार रहना, हाँ तो कुछ भी सकता है, पर मैं बता रहा हूँ सबसे अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है। सेबी वाला पोर्शन खत्म, मेरी तरफ देखेंगे पुत्र जी। बेटा अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बेटा डीमैट अकाउंट के बारे में कुछ बता दूं। तो वो वैसे तो इसका पूरा नाम, इस सिस्टम का ही पूरा नाम डीमटेरियलाइजेशन है, डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है जी। प्यार से हम बोलते हैं बेटा डीमैट अकाउंट। बेटा जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, जैसे बेटा बैंक अकाउंट इज फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग मनी, डीमैट अकाउंट इज फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है जी।
पुराने टाइम में बेटा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आते थे, पर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ अपनी ही बहुत सारी परेशानियां थी, जिसकी वजह से बेटा डीमैट अकाउंट को पॉपुलराइज करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो वो अब सोचो, फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ क्या परेशानी नहीं थी भैया? कट जाए तो परेशानी, फट जाए तो परेशानी, खो जाए तो परेशानी। भैया आपके नाम शेयर सर्टिफिकेट है कि आपके पास रिलायंस के 100 शेयर है, शेयर सर्टिफिकेट खो गया, जल गया, फट गया, गल गया, भैया साबित करते रहो कि मेरे पास थे। एफआईआर लिखवाते रहो खोने की, कंपनी के पास अप्लाई करते रहो, पता नहीं कब आएगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बनके। कंपनी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हाँ जेन्युइनली आपके पास, आपके साथ कुछ धोखा हो गया, या खो गए या कट गए या फट गए। बहुत परेशानियां। इसके अलावा बेटा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मार्केट में बड़े आगे थे, क्योंकि इंडिया में डुप्लीकेसी तो करना कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है, हर चीज का डुप्लीकेट अवेलेबल है, ठीक है ना जी। इसके अलावा बेटा अगर पार्ट ऑफ द शेयर आप बेचना चाहते हो तो परेशानी। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा है आपके पास 500 शेयर है, और आपको पैसों की जरूरत है और आप उसमें से 200 ही बेचना चाहते हो, तो भी परेशानी। आपने 200 बेच दिए, कंपनी को पहले सरेंडर करना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट, फिर कंपनी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि दो बना कर देते, एक 200 वाला, एक 300 वाला। महीने बाद आ रहे हैं जी 2 शेयर सर्टिफिकेट बन गए, 200 वाला 300 वाला, 200 वाला सामने बाहर को दे दिया, 300 का रख लिया। अब कुछ टाइम के बाद आपने कहा 300 में से मैं 100 और बेचना चाहता हूँ, फिर दोबारा बेच जाओ, और यही लगे रहो महीने महीने प्रोसीजर पूरे करते रहो। तो फिजिकल शेयर के साथ बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। दैट्स वाई बेटा सिस्टम ही बंद कर दिया फिजिकल शेयर का, और 100% कन्वर्ट कर चुके हैं हम इसको डीमैट फॉर्म में, ठीक है जी, डीमैट अकाउंट। ठीक है बाबू, मैंने ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है, दोबारा बोल देता हूं बेटा। डीमैट अकाउंट होने का मतलब कोई लॉकर नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चों को मैं डीमैट अकाउंट बोलता हूँ, उनके दिमाग में लॉकर ही चल रहा होता है कि यहाँ कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पड़े रहते होंगे। भाई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का समझो अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है ना जी। आज की तारीख में आपके पास कोई भी सिक्योरिटी आती है, कोई भी शेयर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री से, ठीक है ना जी। मैंने पिछली बार इस चीज को समझाने के लिए एक जोक सुनाया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, आराम से सुन लेना। इट इज नॉट मेरा जोक, मेरे हिसाब से तो ये तो मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ आपको। पुराने टाइम में जब बेटा 500 और 1000 के नोट चला करते थे, तो 500 के नोट मार्केट में बहुत ज्यादा नकली थे, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एक बार संता जाता है अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने, पूरे 500 की गड्डी, 50,000 रुपए, ठीक है जी, और टेलर को देता है, वो काउंट करता है, वो कहता है सर ये 2 नोट नकली हैं। कहता है तुझे क्या फर्क पड़ता है, जाने तो मेरे अकाउंट में ही है। भाई संता को नहीं पता कि अकाउंट में जाने का मतलब कोई तेरे नाम का लॉकर नहीं खोल रखा, ये 50,000 रुपए रख देंगे और जब तू निकलवाने आएगा यही 50 तुझे मिलेंगे। लॉकर नहीं खोल रखा बैंक ने कोई, जाती सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है। तू 50 देके जाएगा, कहीं लॉकर में नहीं डालेंगे, वो तो फेंक देंगे। उनके पास तो हजारों बंडल पड़े ऐसे 500 के, उन्होंने तो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री डाली तेरे खाते में कि 50,000 आ गए। सेम बात बता रहा हूँ बेटा, डीमैट में कोई फिजिकल शेयर नहीं पड़े होते, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री आनी है। क्लियर है ना जी बात? ठीक है जी। इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में डीमैट अकाउंट का इंट्रोडक्शन है, एडवांटेजेस है, पढ़कर बताओ सब समझ आ गया जल्दी से। अकाउंट सब समझ में आ गया, आगे बढ़ चले, चलो जी। बेटा ये डायग्राम ना प्राइमरी मार्केट का है, और प्राइमरी मार्केट मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस डायग्राम से ना मैं एक दो चीजों की और क्लैरिटी दे दूंगा, ठीक है, इस वजह से मुझे इसकी बात करनी पड़ रही है। प्राइमरी मार्केट याद है बेटा क्या होती थी? जहां बेटा कंपनी चाहे तो डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेच सकती थी, बिना ब्रोकर, बिना अंडरराइटर के, बिना मिडलमैन के, ठीक है जी। मैं कहता हूं आप कोई इन्वेस्टर हो, आप कोई शेयर होल्डर हो, आपने बेटा एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि एक कंपनी आईपीओ ला रही है, ठीक है जी। आपने बेटा उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल और डीमैट अकाउंट की डिटेल कंपनी को भेज दी कि मैंने अप्लाई किया आपके पास, ठीक है जी। कंपनी ने क्या किया, जैसे आपने अप्लाई किया, हजारों लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी ना जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी ना एक अलॉटमेंट लिस्ट रेडी करती है। अलॉटमेंट लिस्ट कुछ और नहीं बेटा, देखने में एक एक्सेल शीट की तरह ही होती है, ठीक है जी, जिसमें फर्स्ट कॉलम इज ऑफ सीरियल नंबर,
Second column is of name and addresses of shareholder. Name and addresses of shareholders. उसके बाद नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, उसके बाद डीमैट अकाउंट डिटेल। कंपनी ना ऐसे करके एक अलॉटमेंट लिस्ट रेडी करती है। मान लो पहले नंबर पे कंपनी ने क्या करा, अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट निकाल दी। पहले नंबर पे एक आदमी मिस्टर ए ने अप्लाई किया, तो मिस्टर ए उसका एड्रेस क्या है, कितने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे मिस्टर बी ने अप्लाई किया, उसका एड्रेस क्या, 300 शेयर के लिए अप्लाई किया, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल। ऐसे ही मान लो कंपनी 1 लाख शेयर बेच रही थी और 1 लाख के 1 लाख शेयर के लिए लोगों ने पैसे दे दिए, तो पूरी की पूरी अलॉटमेंट लिस्ट 1 लाख शेयर का बाइफर्केशन होगी, ठीक है जी। कंपनी ने क्या करा, अलॉटमेंट लिस्ट रेडी कर दी, साथ ही साथ बेटा 1 लाख शेयर फिजिकल फॉर्म में इशू कर दिए, प्रिंट कर दिए, ठीक है जी। अभी आपको लग रहा हो कि मैंने तो बिल्कुल अभी मना किया कि फिजिकल शेयर की तो कोई बात ही नहीं होती आज की तारीख में। बेटा घबराओ नहीं, ये सिर्फ प्रोसीजर को सिंपल बनाए रखने के लिए बैकएंड पे प्रोसीजर चलता है, आपके सामने कभी फिजिकल शेयर नहीं आते। कंपनी क्या करती है बेटा, इस अलॉटमेंट लिस्ट को और इन फिजिकल शेयर को सरेंडर कर देती है टू द डिपॉजिटरीज। बेटा ये डिपॉजिटरीज क्या होता है, बेटा इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी काम करते हैं। द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया इज एनएसडीएल एंड द सेकंड वन इज सीडीएसएल। कुछ और नहीं बेटा, आप मान लो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बराबर। क्यों है ये भी बता देता हूँ। इंडिया में पैन कार्ड इशू करने की जिम्मेदारी सिर्फ एनएसडीएल की है, तो गवर्नमेंट से कम नहीं होगा बेटा। अगर इतनी बड़ी आईडी इशू कर रहा है तो गवर्नमेंट से कम नहीं है। सही बात, आधार कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी उडाई, यूआईडीएआई, आपको क्या लगता है सरकार से कम है जो आधार कार्ड प्रिंट करके इशू करके दे रही है? मतलब ही इतनी बड़ी आईडी दे रही है जो। तो अब वो काम क्या होता है बेटा, और फुल फॉर्म क्या इनकी, एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल की है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सिक्योरिटी ना बोलना, ठीक है जी। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, मैंने लिख दिया। कीप द फिजिकल शेयर इनटू द सेफ कस्टडी एंड कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक शेयर। ये फिजिकल शेयर जो कंपनी ने इसको दी है उसको सेफ कस्टडी में रखती है और इसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट कराती हैं। कैसे कराती हैं वो भी बताता हूँ बेटा। उसके बाद एक और अथॉरिटी आती है जिसका नाम है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जमीन और आसमान का अंतर है डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है जी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं बेटा, वन हु ओपन्स एंड मेंटेन्स डीमैट अकाउंट। जो बेटा डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसको मेंटेन करते हैं, उन्हें डीपी बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारी अप्रोच, एक पब्लिक की अप्रोच, आम आदमी की अप्रोच कमर्शियल बैंक तक है, आरबीआई तक नहीं है, वैसे ही हमारी अप्रोच डीपी तक है, डिपॉजिटरी तक नहीं है। हम मान ही जा सकते, हम काम यहीं से निकलवा सकते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना जी। समझ आती है बात? आगे बढ़ जाए, बता दूं ये कैसे अपने शेयर को कन्वर्ट कराता है, बस ये बता रहा हूं, उसके बाद पैक करते हैं। कुछ डीपी के एग्जांपल देना, आपके सामने भी है जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं। जीरोधा, नाम तो सुना है, इतना ऐड आता है जीरोधा का। जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, आप तो यही जानते हो, ठीक है जी। तगड़े तगड़े प्लेयर भी बहुत है मार्केट में, ठीक है जी। कोटक महिंद्रा, बैंक बाद में था, पहले डीपी था, सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट लेकर वही बैठा था, फिर जीरोधा ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है जी। आज की तारीख में ग्रो बहुत अच्छा चल रहा है। जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, ये चारों और इस टाइम पर बहुत तगड़े चल रहे हैं, ठीक है जी। ये सब डीपी हैं बेटा जो डीमैट अकाउंट खोलते और मेंटेन करते हैं। अब सुनना जरा आराम से, कैसे डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट करता है फिजिकल शेयर को, ये बताता हूं आपको बेटा। जब आपने अलॉटमेंट लिस्ट हैंड ओवर करी इनको, तो इन्होंने अलॉटमेंट लिस्ट हैंड ओवर कर दी अपने डीपी को, क्योंकि आफ्टर ऑल चाहे आप डिपॉजिटरी हो, पर कहीं ना कहीं आपका डीमैट अकाउंट किसी ना किसी डीपी के पास तो होगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट खोलते ही यही है, तो आपका भी डीमैट अकाउंट होगा तो किसी तो डीपी के पास होगा। इन्होंने डीपी को इंस्ट्रक्शन दी कि मेरे पास फिजिकल शेयर आ चुके हैं, तो मेरे खाते में ना 1 लाख शेयर क्रेडिट कर दे फला फला कंपनी के, ठीक है जी। 1 लाख शेयर के ही पैसे आए थे ना, 1 लाख ही फिजिकल शेयर इशू हुए थे ना, इसने 1 लाख फिजिकल शेयर अपने पास रख दिए और इसको डीपी को इंस्ट्रक्शन दी कि मेरे खाते में 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक शेयर क्रेडिट कर दे।
सर ये मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कुछ और नहीं, गवर्नमेंट है। ठीक है जी। तो डीपी ने डिपॉजिटरी के खाते में 1 लाख शेयर क्रेडिट कर दिए, 1 लाख शेयर क्रेडिट कर दिए। ठीक है जी। अब बेटा अलॉटमेंट लिस्ट जब खोली डीपी ने तो देखा पहले नंबर पे ए पर्सन ने अप्लाई किया, उसके डीमैट अकाउंट का नंबर ये है, उसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया। डी डिपॉजिटरी ने इसको इंस्ट्रक्शन दी पूरे मेरा का पूरा 1 लाख शेयर का अकाउंट खाली कर दे, ये अलॉटमेंट लिस्ट है, जिस जिसके पैसे आए हुए हैं सबको शेयर ट्रांसफर कर दे। बस इसने वही किया। ए के पैसे आए हुए हैं 100 शेयर के, यहाँ से 100 शेयर उड़ाए, यहाँ पर 100 शेयर क्रेडिट कर दिए। बी के पैसे आए हुए हैं 300 शेयर के, यहाँ से 300 उड़ाए, बी में 300 क्रेडिट कर दिए। सी के पैसे आए हुए हैं 500 के, यहाँ से 500 उड़ाए, 500 क्रेडिट कर दिए। करते करते बेटा सबके अकाउंट में 1 लाख शेयर पहुंच गए, ये खाली हो गया। ऐसे होता है कन्वर्शन। ठीक है जी। फिलहाल पर्पस ये था कि अगर इस पे शॉर्ट नोट आ जाए इसके बारे में जानते हो, इस पे शॉर्ट नोट आ जाए इसके बारे में जानते हो। नोट्स में जहां आपने डीमैट अकाउंट पढ़ा है उससे पहले डिपॉजिटरी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखा है, वो पढ़कर खत्म करो, फिर मैं सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, जल्दी पढ़ना बेटा। अब मैं चल रहा हूँ सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। आज 5-7 मिनट में इसको समझा के खत्म कर दूंगा। उसके बाद बेटा बाकी चर्चा एक बार नोट से जो मुझे करानी है उसकी मैं कल कराऊंगा। ठीक है जी। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन और फंक्शन बचना है, वो मैं कल ही खत्म कर दूंगा, इसलिए चैप्टर कल समाप्त हो जाए। ठीक है, सामने देखना पुत्र जी। बेटा ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर अभी आपको नोट्स से नहीं समझना, अभी आपको सामने देखना है, मैं ही समझा रहा हूँ। तो वो स्टॉक एक्सचेंज में बेटा अगर किसी भी इन्वेस्टर को डील करना हो तो सबसे बड़ी खासियत क्या है बेटा, आप बिना ब्रोकर के डील कर ही नहीं सकते। इट इज कंपल्सरी। मोदी जी और आप में सिमिलैरिटी है ये, ना मोदी जी डील कर सकते हैं ना आप डील कर सकते, मतलब मैं इतनी बड़ी ताकत बता रहा हूँ, देश का पीएम भी बिना ब्रोकर के डील नहीं कर सकता। ठीक है जी। लो जी, अब कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूं। बेटा आज मान लो आप अबव 18 हो जाते हो और आपका मन है कि स्टॉक एक्सचेंज में मैं डील करूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा, किसी ना किसी ब्रोकर को अप्रोच करना होगा और वो ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए विद सेबी। ठीक है ना, ब्रोकर या सब ब्रोकर को अप्रोच करो जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो। ठीक है जी। और उसके साथ बेटा उसका ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दो। ये कंपलसरी बात है, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। क्या होगा बेटा, क्या लिखा होता है ऐसा एग्रीमेंट में? देखो बात बड़ी सिंपल सी है, स्टॉक एक्सचेंज ना दुनिया के 700 करोड़ लोगों को नहीं पहचानती। स्टॉक एक्सचेंज पहचानती है बेटा सिर्फ 1 लाख रजिस्टर्ड ब्रोकर को। देखो आप जरूर ट्रांजैक्शन डालना चाहते हो पर आप ट्रांजैक्शन डालोगे ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर ही इस ट्रांजैक्शन को अपलोड करेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, इसी के ही यूजर आईडी पासवर्ड से अपलोड होगी ट्रांजैक्शन। ठीक है ना जी। स्टॉक एक्सचेंज पहचानती है 1 लाख लोगों को। आप खुद समझो बेटा 700 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना आसान है या 1 लाख? ऑब्वियसली 1 लाख। ठीक है ना जी। तो बेटा ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट में ब्रोकर ने ये लिखवाया होता है कि कल को मैं आपके बिहाफ पर कोई ट्रांजैक्शन डाल दूंगा तो आप पीछे नहीं हट सकते उसके बाद, कि मैंने नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था, कुछ नहीं। एक बार आपके बिहाफ पर ब्रोकर ने ट्रांजैक्शन डाल दी तो आप पीछे नहीं हट सकते, आपको वो पैसे या वो शेयर देने ही होंगे कंपलसरी। तो ये लिखा होता है, यानी कि आप जब भी स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग करना, जब भी स्टार्ट करोगे पहला स्टेप क्या है, ब्रोकर के पास जाओ, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करके आओ। ठीक है जी। और बहुत सारी डिटेल देनी पड़ेगी, जिसमें मैं बेसिक डिटेल की बात करूं तो पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसके बिना डीमैट अकाउंट भी नहीं खुलता। ठीक है जी। इसके बिना आप डील नहीं कर सकते सिक्योरिटी मार्केट में। अब पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन बता देता हूं, अगर एक बिल्कुल कंपलसरी डिटेल जो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए चाहिए, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए चाहिए, वो पूछे तो पहली डिटेल का नाम होना चाहिए पैन कार्ड। PEN, PAN, पैन कार्ड फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है जी। ठीक है। अब सुनो,
बेटा आज आपने ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दिया, डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट आपके खुल गए हैं और आप ट्रेड करना शुरू करना चाहते हो, और अचानक से आप जी बिजनेस पे खबर देखते हो कि कोई कंपनी है पर्टिकुलर पर्टिकुलर बैंक ऑफ इंडिया, उसका शेयर 100 रुपए का चल रहा है और संभावना है नियर फ्यूचर है 150 तक चला जाए, ऐसी आपने न्यूज, ठीक है जी, और आपका विचार आया कि आज खरीद ही लेते हैं। आपने अपने ब्रोकर को कॉल लगाई, आपने कहा जी फटाफट से काम करो, बस 200 शेयर खरीद दो मेरे भैया, बैंक ऑफ इंडिया के 100 रुपए का शेयर चल रहा है, 200 शेयर खरीदी दो। बेटा ब्रोकर कनेक्ट करेगा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को और ऑनलाइन एक सौदा डालेगा, ये हिंदी टर्म और ऐसी हो जाती है, सौदा डालेगा कि 200 शेयर बाय करना चाहता है बैंक ऑफ इंडिया के 100 के दाम पर, ठीक है जी। बेटा जैसे ये शेयर बाय होंगे, अब सुनना प्लीज आराम से इस बात को, बेटा विद इन 24 आवर्स इसके ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट नोट। बेटा क्या लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में? द नंबर ऑफ शेयर बॉट, द प्राइस एट विच शेयर आर बॉट, द कंपनीज हु शेयर आर बॉट, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज, ये बातें लिखी होती है, ठीक है जी। बेटा लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इशू करना है, पर मैं आपको बता देता हूं ब्रोकर्स 1 मिनट भी नहीं लगाते, जैसे ही ट्रांजैक्शन डालते हैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देते हैं, क्योंकि इनके सर पे ना एक तलवार लटक रही है कि मेरी आईडी से शेयर बाय हुआ है, अगर इसने पैसे ना दिए कल को स्टॉक एक्सचेंज मुझे नहीं छोड़ेगा, हुई तो मेरी आईडी से बाय, स्टॉक एक्सचेंज तो मुझे पहचानता है, इसको कोई नहीं पहचानता, समझ में आई बात? तो 1 मिनट लगाता है, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हुआ, बेटा इन्वेस्टर को प्रूफ मिल गया कि मेरे बिहाफ पर शेयर बाय हो गए, और बेटा अगर इसके बिहाफ पर शेयर बाय हो गए तो ये क्या करेगा, 20,000 रुपए के शेयर बाय हुए हैं, अपने बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए माइनस करेगा, ब्रोकर के बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए प्लस कर देगा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रही है सारी बात? ठीक है जी। सेम वे बेटा आप शेयर तभी खरीद पा रहे हो अगर दुनिया में कोई बेच पा रहा है, किसी ने बेचे होंगे तभी आपने खरीदे, ये स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट है, शेयर मार्केट है, यहाँ कंपनी नहीं होती, बेचने वाला भी कोई ना कोई इंसान है और खरीदने वाला भी कोई ना कोई इंसान है, ठीक है। तो बेटा दुनिया में बैठा हुआ एक कोने में इन्वेस्टर ऐसा भी था जिसने बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदा ही 50 रुपए में था, आज 100 का हो गया, मैंने कहा मेरे तो डबल हो गया, मैं तो निकलूं। उसने अपने ब्रोकर को कॉल लगाई, भाई बेच फटाफट से, 200 शेयर बढ़े हैं मेरे पास, 100 का दाम चल रहा है, फटाफट से बेच दे। इसने कनेक्ट करा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और फटाफट से सौदा डाला कि ये 200 शेयर 100 के दाम पर बेचना चाहता है। जैसे ही शेयर बिके, इसने बेटा इसके ऊपर भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको भी कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना है, और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी हुई बातें थोड़ी सी बदल जाती है। द कंपनीज whose share are sold, the price at which share are sold, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शेयर सोल्ड, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज, यहाँ बॉट के एंगल से था या सोल्ड के एंगल से, ठीक है। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला, 24 घंटे लीगल रिक्वायरमेंट है, पर कितने देर में आ जाता है मैं बताया, सेकंड्स में ही आ जाता है, ठीक है जी। जैसे ही आपको प्रूफ मिल गया कि आपके शेयर बिक गए, आपने 200 शेयर अपने डीमैट अकाउंट से उड़ाए और बेटा ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में 200 शेयर डाल दिए। ये जो जितना भी काम अभी तक हुआ है, ये सारा काम टी डे में ही हो गया। टी डे मतलब ट्रांजैक्शन वाला दिन, ठीक है जी। इन रियलिटी आज की तारीख में सेटलमेंट जो हो रही है वो T+1 डे में हो रही है, पर बेटा अभी भी T+2 डे आपके कोर्स का पार्ट है, तो मैं T+2 डे के हिसाब से समझा रहा हूँ। बेटा ट्रांजैक्शन वाला दिन, ठीक है जी, अगले दिन को हम बोलते हैं T+1 डे, T+1 डे, और इसको हम बोलते हैं पे इन डे, पे इन डे। और बेटा तीसरा दिन जो होता है इसे बोलते हैं T+2 डे और पे आउट डे और रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, और रोलिंग सेटलमेंट साइकिल, तीन नाम है बेटा इसके, ठीक है जी। जितना काम अभी तक दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर, इतना काम हो जाता है टी डे में, ठीक है जी। अब क्या होगा T+1 डे में? बेटा T+1 डे में ना ब्रोकर की पोजीशन हो जाती है बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, ब्रोकर खाली हो जाता है, सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज ने बोला हाँ भाई ब्रोकर, कल तूने 20,000 के शेयर खरीदे थे, आजा फटाफट से 20,000 लेके, इसने अपने बैंक अकाउंट से 20,000 माइनस करे,
स्टॉक एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में डालती है। इसने बोला स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर को, हाँ भाई कल तूने बेचे थे जरा 200 शेयर, फटाफट लिया, यहां से 200 शेयर उड़ गए और बेटा इसके डीमैट अकाउंट में 200 शेयर आ गए। इतना काम हो जाता है T+1 डे में। देख रहा ब्रोकर बिल्कुल खाली हो चुके हैं, सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज के पास है। ठीक है जी, इसका नाम क्या है T+1 का, पे इन डे। और कमाल की बात है भैया, मतलब ऊपर वाला भी वहीं साथ देता जहां मेहनत करते हो। ठीक है ना जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो भाई मैंने कभी बैठा था, अपना दिमाग लगा रहा था, बुद्धि लगा रहा था, किस चीज का डायग्राम बड़ा आसानी कर दो, तो ऊपर वाले ने और साथ दिया। ये सब चीजें मुझे भी बाद में पता लगी। नाम है पे इन डे, सब कुछ इन हो जाता है। देखो कहां से चला कहां इन हो गया, कहां से चला कहां इन हो गया। ठीक है जी। और बेटा आखिरी दिन आ गया आज T+2 डे। ठीक है जी, आज सेटलमेंट होनी है दुनिया की सारी ट्रांजेक्शन की। मैंने तो एक ही ट्रांजेक्शन दिखाई, एक दिन में अरबों ट्रांजेक्शन डलती है स्टॉक एक्सचेंज में, अरबों, सब सेटल होनी है। मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूं। ठीक है जी। तो बाबू अब क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज पैसे डिलीवर कर देगी अदर ब्रोकर को, शेयर डिलीवर कर देगी अदर ब्रोकर को। अदर ब्रोकर का मतलब समझना, जिसने शेयर दिए हैं उसे शेयर नहीं मिलेंगे, उसे मिलेंगे पैसे, और जिसने पैसे दिए हैं उसे मिलेंगे शेयर। ठीक है जी। और ना तो ये शेयर और ना ही ये पैसे इन ब्रोकर्स के हैं, जैसे ही इनके अकाउंट में आएंगे ये भी फर्दर डिलीवर कर देंगे इन्वेस्टर्स को। और कंक्लूजन यही है, इस इन्वेस्टर के एंगल से देख लो चाहे इस इन्वेस्टर के एंगल से, पैसे गए 20,200 शेयर आ गए, पैसे गए सॉरी शेयर गए 200 और पैसे आ गए 20,000। ठीक है जी, ये है T+2 डे रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। ठीक है जी, बाकी चर्चा कल करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा भी इसमें रहता है, उसे कल टच करते हैं। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।